स्वागत दोस्तों, आगे के आगे सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, और इसके बाद मीडिया वालों को भी तगड़ा झटका और बीजेपी के नेताओं को भी लगा है तगड़ा झटका। दोस्तों बताएंगे कैसे पूरा खेल बदल दिया कांग्रेस पार्टी ने, किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने होने जा रहा है चुनाव और मैदान में उतर रहे हैं दमदार उम्मीदवार। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और किस तरीके की अफवाहें फैलाई गई। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर पश्चिम एशिया को लेकर चल रहे जोरदार विवाद के बीच में सर्वदलीय बैठक में आखिरकार क्या कुछ हुआ है। दोस्तों बीजेपी सरकार के द्वारा क्या बयान दिया गया है और विपक्ष ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और 50 साल से जहां कांग्रेस का है दफ्तर, उसे खाली करने के लिए बोला गया। दोस्तों इस पर क्या कानूनी रास्ते अपना रही है कांग्रेस पार्टी, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबरें सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बार चुनाव हारने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रहे तैयारियों के बीच में दोस्तों नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख बीतने के बाद यह देखा जा रहा था कि आखिर किस किस का नामांकन स्वीकार किया गया है, यानी एक्सेप्ट किया गया है, और किस किस के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता और हिमंता बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव में जालूकबारी विधानसभा सीट पर चुनौती देने वाली उम्मीदवार विदिशा नियोग को लेकर दावा किया गया था कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अलग अलग मीडिया में यह दावा किया जा रहा था कि नामांकन कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवारों का रद्द कर दिया गया है, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा वाली सीट भी है, यानी जालूकबारी के अंदर भी कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए चुनाव आसान बना दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में धाउका खाना के साथ साथ हाफलोंग के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने के मीडिया में दावे चल रहे थे दोस्तों। लेकिन बाद में शाम होते होते अपडेट सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी का किसी भी एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। दोस्तों सबके सब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ये रिपोर्टें चल रही थी दोस्तों। इसके बाद जब सही से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने कांग्रेस पार्टी की नेत्री विदिशा नियोग चुनावी मैदान में उतरेंगी दोस्तों, और उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया है। दरअसल अपडेट यह है कि उन्होंने नामांकन को लेकर दो पेपर दिए थे, जिसमें से एक पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, दूसरा पेपर स्वीकार कर लिया गया है। और चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक एक उम्मीदवार 4 पेपर जमा करवा सकता है, और चारों पेपर में से अगर किसी भी एक पेपर को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर वो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकता है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने जो चुनौती दे रही है, जालूकबारी से उन्होंने दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें से एक को रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों और एक को स्वीकार कर लिया गया है। तो इससे एक बात पता चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी तरीके से कर रखी थी। पता था कि किसी न किसी पेपर को रिजेक्ट जरूर कर दिया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी ने 2 पेपर जमा करवा दिए थे, जिसके बाद एक पेपर रद्द हो गया लेकिन दूसरा पेपर स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने जालूकबारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है और नामांकन रद्द नहीं हुआ, यानी चुनावी मैदान में कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। और प्रचार करने के लिए खुद राहुल गांधी जालूकबारी में मौजूद रहेंगे, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इस बार चुनाव लगातार मुश्किल बनता जा रहा है दोस्तों। यानी पूरे समीकरण लगाए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि कांग्रेस का उम्मीदवार तो यहां पर अभी भी चुनाव लड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जालूकबारी सीट पर होगा जोरदार तरीके का घमासान। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को ताबड़तोड़ प्रचार करना चाहिए, ताकि बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनावी मैदान में शिकस्त दी जाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें केवल कांग्रेस पार्टी की ये एक सीट नहीं बल्कि 2 और सीटें हैं दोस्तों, यानी टोटल 3 सीटें थी, जिसे लेकर न्यूज 24 में भी दावा किया गया था। न्यूज 24 वाले कहते हैं कि चुनाव आयोग के अनुसार ढाकुआ खाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद नराहा और हाफलोंग सीट से निर्मल लांगथासा और जालूकबारी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद लोगों ने न्यूज चैनल को फटकार लगाते हुए कहा कि अफवाह फैलाना बंद करो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया गया है, सबके पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ढाकुआ खाना से आनंद नाराहा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इसी तरीके से जालूकबारी के अंदर भी नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, और हैफलॉन्ग की सीट पर जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है वो निर्मल लांगथासा नहीं है, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रही नंदिता गारलोसा है दोस्तों। ऐसे में न्यूज 24 वालों को जमकर फटकार लगाई गई है कि अफवाहें फैला रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इनको पहले चेक करना चाहिए, इस तरीके की गलत जानकारियां नहीं देनी चाहिए। लोगों ने बताया कि एक तो आप झूठ बोल रहे हो, ऊपर से कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम भी आपको नहीं पता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि असम विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस तरीके से मीडिया वाले मामले को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार बीजेपी वाले कुछ भी कोशिश कर ले। राहुल गांधी जो बोल कर आए थे कि गुवाहाटी जेल में मिलेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद, उससे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसे जुड़ी आगे सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बुलाई गए सर्वदलीय बैठक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। बीते शाम हुए बैठक को लेकर यह जानकारी
है कि ईरान इजराइल जंग के बीच में हुए बैठक को लेकर बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी को भी इस बैठक में जाना था, लेकिन राहुल गांधी ने पहले कहा कि उनका केरल का कार्यक्रम है और राहुल गांधी को पता था कि कहीं ना कहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जा रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। सबको पता था या तो अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं आए और बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी देश को लेकर सीरियस नहीं है, उनको देश की समस्याओं से लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों की नेता विपक्ष बैठक में मौजूद रहे ना रहे, सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या नेता वहां पर मौजूद है या नहीं है। यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो अपने आप उनको दोनों सदनों का नेता बोला जाता है दोस्तों, और सदन के अगर नेता मौजूद नहीं रहेंगे बैठक में तो बैठक का कोई औचित्य नहीं है। और राहुल गांधी को पता था कि जरूर नरेंद्र मोदी यहां फिर से बंक मारेंगे यानी आएंगे नहीं, और वैसा ही हुआ दोस्तों। नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद नहीं थे, बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह पर राजनाथ सिंह और अमित शाह को भेज दिया था। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने सही फैसला लिया इस बैठक में नहीं जाकर, इसके बाद किरण रिजिजू जब बैठक खत्म होती है तो बाहर निकलकर कहते हैं कि सरकार को पूरा समर्थन मिला है विपक्ष का। और बैठक से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे तारिक अनवर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के अंदर जो बातें रखी गई है उसको लेकर हम लोग असंतोष जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मुख्य मांग ये की कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। जब सरकार से सवाल विपक्ष पूछेगा और सरकार जवाब देगी तब जाकर ही सारी बातें खुलकर सामने आ सकती है। सरकार के दावे मात्र से कुछ नहीं होता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान ब्रीफिंग दी है दोस्तों, रिपोर्ट दी है। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी भी इस दौरान मौजूद थे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी संसद के अंदर चर्चा चाहते हैं और इस पर मोहर लगाना चाहिए, संसद में चर्चा की इजाजत देनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सामने आकर सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भाजपा के लोग क्लोज डोर यानी बंद रूम में बैठक करना चाहते हैं। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार के संपदा विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना ऐतिहासिक दफ्तर 24 अकबर रोड और रायसीना रोड पर सरकारी भवन को खाली करने के लिए बोला गया है। दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी का वो दफ्तर है जो 50 साल से कांग्रेस पार्टी के कंट्रोल में था। इस नोटिस के बाद कांग्रेस पार्टी में उबाल आ गया दोस्तों। लोकसभा के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि दबाव डालकर चुप कराना चाहते हैं ये लोग। सरकार सोचती है कि दबाव बनाकर कांग्रेस को चुप करा लेंगे, उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या उन्होंने बीजेपी वालों ने अशोक रोड या पंत मार्ग वाले कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया है? यानी क्या भाजपा वालों को कोई नोटिस दिया गया है कि वो अपना कार्यालय खाली करे? भाजपा वाले तो अपना कार्यालय खाली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के मुद्दे पर हम लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ये लोग ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करते हुए बंगला खाली करने के लिए और ऑफिस खाली करने के लिए बोल रहे हैं। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं है भाजपा की सरकार। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस हमें दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार हमारे पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट होगा तो उसके बाद हम एक एक करके सारे जवाब देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों नोटिस जारी कर दिया गया है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर दे दिया जाएगा नोटिस। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी। कई सारे वकील भी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सीधा मानना है कि जो दफ्तर कांग्रेस पार्टी के पास 50 साल से है, जिसका किराया कांग्रेस पार्टी मार्केट रेट के हिसाब से दे रही है, वहां कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए नहीं बोला जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस के लिए अलग अलग तरीके के नियम होंगे? क्यों बीजेपी वालों को नोटिस नहीं दिया गया है कि वो अपना बंगला खाली करे? आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर ये अपडेट है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दे दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस के महत्वपूर्ण फैक्ट अपने कंक्लूजन में लिखे हैं दोस्तों। डॉक्टर ने पीड़ितों के शरीर पर किसी भी बाहरी चोट की बात नहीं कही है और यौन उत्पीड़न पर निर्णायक निष्कर्ष नहीं मिला है और पीड़ित बटुक लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी के संपर्क में रहे हैं। एफआईआर होने के बाद भी मीडिया में इनके इंटरव्यू दिलवाए गए। पीड़ित बटुकों ने अपने साथ हुए घटना सबसे पहले माँ बाप को ना बताकर अजनबी सूचनाकर्ता को बताया। इस तरीके का दावा किया गया। ऐसे ही हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट से पाया एक बटुक घटना के वक्त बालिग था, जबकि उसे एफआईआर में नाबालिग बताया गया है और एफआईआर में घटना क्षेत्र प्रयागराज बताया गया है, जबकि एक बटुक ने एमपी और उत्तराखंड का जिक्र किया है। पीड़ित बटुक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम का छात्र नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से हरदोई के संस्कृत विद्यालय का छात्र होने की पुष्टि की गई है। बटुकों ने अपने साथ हुए अपराध की जानकारी मौनी अमावस्या पर आशुतोष ब्रह्मचारी को दी। उसी दिन शंकराचार्य को प्रयागराज
राज्य के प्रशासन ने स्नान पर विवाद खड़ा किया था दोस्तों, और इस फैक्ट को हाईकोर्ट ने सही माना। इन सारे फैक्टों के आधार पर उनको जमानत दे दी गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जमानत दे दी गई है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फंसाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही लॉजिक के साथ में उनको अग्रिम जमानत दी गई है, इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर अपना खाता नहीं खोल पाएगी दोस्तों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर यूडीएफ द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी गारंटी इस दक्षिण के राज्य को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर करेगी। वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक धारणा थी कि बीजेपी केरल में यूडीएफ के लिए खतरा है, क्योंकि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को नाम मात्र की सफलता मिली। वेणुगोपाल ने कहा कि यह महज एक धारणा है, कोई ठोस के सबूत नहीं है। एनडीए गठबंधन वालों को लेकर, बीजेपी वालों को लेकर केरला में जिस तरीके का माहौल बनाया गया दोस्तों, इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए गठबंधन को लेकर जो माहौल केरला में बनाया जा रहा है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यूडीएफ गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है और एनडीए गठबंधन का कोई बोलबाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर विधानसभा चुनाव में एक सीट नहीं जीतेगी। इस बात की गारंटी देते हुए कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार परिवर्तन को लेकर हुंकार भरी है दोस्तों। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आने वाले दिनों के अंदर होता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा कि बहुत से मुद्दे पर सरकार का जवाब असंतोषजनक था, यानी हमें सही नहीं लगा, और इसीलिए विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी सरकार को बहस करवाना चाहिए। अगर वाकई उनको विपक्ष की चिंता है तो विपक्ष की ये मांग है कि संसद भवन के अंदर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि मीटिंग की जगह संसद भवन की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए बीजेपी वालों को, और वैसे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में संसद बनाने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया था ताकि बहस हो सके और सारी बातें जनता के सामने आ सके। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारी टीम को कल्याण बनर्जी यानी टीएमसी के लोग बी टीम सी टीम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है, जो असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की टीम है, वो टीम कोई बी टीम सी टीम नहीं है बल्कि एम टीम है, यानी हमारी टीम मुस्लिमों की टीम है, मुस्लिम समाज के लोगों की टीम है। यानी खुलकर उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों की राजनीति करनी शुरू कर दी। इस बात को डंके की चोट पर बोल रहे हैं दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए थे कि वो बी टीम चला रहे, सी टीम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम एम टीम है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए दुष्कर्म के मामले को लेकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोस्तों। हरियाणा से भागे थे, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। पटियाला कोर्ट ने पठान माजरा को 4 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत पठान माजरा को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह 2 साल पुराने मामले को लेकर वांटेड थे। पठान माजरा केस दर्ज होने के बाद हरियाणा के करनाल में घेरे गए थे दोस्तों, लेकिन वो कस्टडी से फरार हो गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर और कई सारे सवाल उठेंगे, खासकर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जोरदार तरीके से घेरने जा रही है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, 23 पोस्ट से दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी ने राज्य के स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य के वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्ष और इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। राज्य के गृह विभाग से संबंधित विभागों को आदेश दिया कि बुधवार को 4 बजे तक उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। यानी 23 विभाग उन्होंने छोड़ दिया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गई दोस्तों। इसके बाद वो ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर उनका ये फैसला इसलिए भी है क्योंकि वो टाइम बचाना चाहती है। इन विभागों के काम में उनका अच्छा खासा टाइम चुनाव के टाइम में चला जाएगा और इसीलिए अभी जरूरी है कि वो सही से चुनाव प्रचार करे और घर घर घूमे, लोगों से वोट और समर्थन मांगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सही फैसला लिया है ममता बनर्जी ने, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत दी है दोस्तों। टीएमसी ने आरोप लगाया कि दिलीप घोष ने हाल ही में खड़गपुर के अंदर एक रैली में भाषण देते हुए चुनावी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करने की धमकी दी थी। शिकायत में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि घोष को व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में खड़गपुर थाना प्रभारी को निशाना बनाते हुए हिंसक और धमकी भरे बयान देते हुए देखा गया है। घोष से टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं हो सका। टीएमसी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अब बीजेपी के नेता के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात है दोस्तों। टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कार्रवाई की मांग जरूर की है और पत्र भी लिखा है। ऐसे में भाजपा के बड़े नेता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल नेता है दोस्तों दिलीप घोष। बाकी तो शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता बाहर से आकर बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं और दिलीप घोष हमेशा से विवादित बयान देते आए हैं। इस बार भी क्या इन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। अभी तक तो लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और
अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें संसद के गलियारों में मंगलवार को उस वक्त हलचलें तेज हो गई जब कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने विदेश नीति भाजपा की विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरा। दोस्तों उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई के शहादत का जिक्र करते हुए सबको चौंका दिया। इकरा ने कहा कि भारत की मौजूदा विदेश नीति में साहस की कमी है, यानी करेज की कमी है, और जिसके कारण से देश के अंदर महंगाई और तेल का संकट बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भाजपा सरकार अमेरिका के दबाव में झुक गई है, जबकि चीन जैसे देश स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर अपने नागरिकों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमको भी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए, यानी किसी भी गुट का साथ देने की जगह हमको गुट निरपेक्ष होकर काम करना चाहिए, जो हमारी पुरानी विदेश नीति है। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से दोस्तों ऐसे में खामनेई को लेकर एक बयान देते हुए, सुप्रीम लीडर को लेकर बयान देते हुए इकरा हसन कहती हैं कि सुप्रीम लीडर खामनेई का उदाहरण देते हुए कि विदेश नीति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। इकरा के अनुसार खामनेई ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, जद्दोजहद करने का फैसला लिया और आखिर तक अपने लोगों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। ऐसे में दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के शहादत को याद करते हुए जो बातें इकरा हसन जी ने बोली है, आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों से लेकर अपडेट है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ता ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। जब ये अपडेट सामने आई दोस्तों, तो इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुरुलिया पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से ये कांड किया गया दोस्तों, एक तरीके से चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम कराने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये मामला काफी गंभीर है और पश्चिम बंगाल के अंदर विवाद को बढ़ाने की कोशिश थी दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई सारे समर्थकों ने कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस के कई और नेता जिसमें मनीष तिवारी भी है दोस्तों, उन्हें लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को ऐसे मीडिया वालों से दूरी बनानी चाहिए जो लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिन रात बोलते रहते हैं। ऐसे ही चित्रा त्रिपाठी ने बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी के यहाँ पर एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में वो शामिल हुई है। चित्रा त्रिपाठी के इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को, खासकर नेताओं को, इस तरीके की बातों से बाज आना चाहिए। उनको किसी भी ऐसे तथाकथित पत्रकार या एंकर या किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिन रात उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था दोस्तों, इसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होता है, क्योंकि सबको पता है कि चित्रा त्रिपाठी किस तरीके की पत्रकार है और कैसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती रहती है दोस्तों, माहौल बनाती रहती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें गोवा के अंदर बीजेपी का नेता एक और बड़े कांड में पकड़ा गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि बीजेपी के एमपी और बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए जो उनके बेटे भी हैं जो राजनीति में जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन सबके कोई ना कोई ऐसे कांड और हरकतें सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़ा हो रहा है। अभी ये मामला गोवा से सामने आया है दोस्तों, जहाँ पर गोवा के अंदर सोहम नायक जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शशांत नायक का बेटा है, उसके ऊपर 30 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और दुष्कर्म करने के मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों। 3 साल तक दुष्कर्म का ये पूरा मामला है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर आम जनता नाराज है दोस्तों। लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ फ्रॉम बीजेपी एमपी एमएलए और उनके बच्चों से, उनके लड़कों से। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये इतना गंभीर मामला है जिस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा कोई मामला होता तो उस पर दिन रात चर्चा होती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यही है। खुलकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश जारी किया है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदे मातरम ना गाने पर किसी तरीके की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। बेंच ने यह कहा कि ये निर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी या फिर उसके लिए गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इस बातों पर ध्यान दे सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अभी दखल देने में इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। और जो नया प्रोटोकॉल आया है उसमें राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत देश भर के अंदर बजाने का प्रोटोकॉल जारी किया गया है। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे, यानी पहले वंदे मातरम के 2 पैरा गाए जाते थे, 6 के 6 अंतराल गाए जाएंगे, यानी 3 मिनट 10 सेकंड का तो राष्ट्रीय गीत होगा दोस्तों। उसके बाद 52 सेकंड का राष्ट्रीय गान होगा, यानी तकरीबन देखे तो 5 मिनट का पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। और जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके लोगों के बीच बांटा भी जाएगा। राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा
मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। कब कब गाया जाएगा गीत, इसे लेकर भी प्रोटोकॉल में सारी बातें कही गई है। दोस्तों अगर तिरंगा लेकर परेड करते हैं तब ये गाया जाएगा। तिरंगा फहराते समय और किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह, भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण और पद्मश्री का जो कार्यक्रम होता है, अवार्ड फंक्शन होता है, उसमें भी ऐसा होगा। स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले तो ये 5 मिनट का पूरा एक कार्यक्रम प्रोटोकॉल बनाया गया है। दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने के लिए बोला गया ताकि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर दे और गृह मंत्रालय का जो ये आदेश है, जो प्रोटोकॉल है, इस पर रोक लगा दे, क्योंकि इस प्रोटोकॉल से कई तरीके की समस्या आ सकती है। तो 5 मिनट तक का पूरा कार्यक्रम चलेगा। दूसरा ये दोस्तों की सबको राष्ट्रीय गीत आता भी नहीं है और वो भी 6 के 6 पैरा पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग की इस पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।